आप सभी को नमस्कार। अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं राजशेखर कवि के बारे में, और ये मध्य प्रदेश राज्य विशेष की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, टू द पॉइंट कार्यक्रम में ज़्यादातर प्रयास होता है कि एक मुद्दा हमारा राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो और दूसरा मुद्दा जो है वो मध्य प्रदेश राज्य विशेष से संदर्भित हो। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे राजशेखर कवि के बारे में। इनका क्या योगदान रहा है मध्य प्रदेश राज्य विशेष के इतिहास में, किस प्रकार से इन्होंने मध्य प्रदेश राज्य विशेष में जो कवि हैं उनको किस प्रकार से प्रेरित किया, किस प्रकार से काव्य रचना हुई, उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो राजशेखर जो है एक प्रकार से ये पूर्व में कहाँ पे रहते थे, कन्नौज क्षेत्र में निवास करते थे, लेकिन कलचुरी वंश के एक शासक थे, इनका नाम था युवराज देव प्रथम। और ये जो युवराज देव प्रथम थे, इनकी रुचि थी, इनकी रुचि लेखन में थी, कविता में थी। तो कविता और लेखनी में रुचि के कारण कलचुरी वंश के शासक युवराज देव प्रथम ने इनको अपने यहाँ आश्रय दिया और कन्नौज से वापस बुलाया। तो याद रखिएगा, कलचुरी वंश के जो शासक थे युवराज देव प्रथम, इनकी रुचि सांस्कृतिक कविता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में होती थी, जिसके कारण इन्होंने एक कवि को अपने यहाँ पनाह दिया। अब इसमें क्या था कि ये जो हमारे राजशेखर जी थे, ये क्या थे, एक नाटककार थे। किस भाषा के नाटककार थे? संस्कृत भाषा के एक नाटककार थे, संस्कृत भाषा के एक कवि आप कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं। ये संस्कृत के साथ साथ प्राकृतिक भाषाओं के भी असाधारण जानकारी रखने वाले थे। मतलब संस्कृत भाषा के अतिरिक्त ये प्राकृतिक भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाले थे। और इनको क्या कहा जाता था? सर्वभाषा निसरण। इनको सर्वभाषा निसरण इनकी उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि ये संस्कृत के साथ साथ प्राकृतिक भाषाओं को भी जानने वाले ज्ञाता थे। अब इनके लिए महत्वपूर्ण क्या है, इनमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? सबसे पहले ये कौन थे, कहाँ से आए, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे, इनके कुछ ग्रंथ हैं, जो इन्होंने कुछ कृतियाँ लिखी हैं, उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें यदि हम देखें तो काव्य मीमांसा, ये जो काव्य मीमांसा है ये संदर्भित है, बनाई गई है, लिखी गई है किसके लिए? कवियों के लिए, कि कवि शिक्षा संबंधी सामग्री कैसे होनी चाहिए। मतलब कवि जो, यदि कोई कवि है तो किस प्रकार की कविता लिखे, कैसे उसको कविता लिखनी चाहिए और उसका जीवन कैसा होना चाहिए, एक कवि का जीवन कैसा होना चाहिए, इसकी वर्णन, इसकी चर्चा इन्होंने अपने काव्य मीमांसा में किया है। दूसरा इनका है बाल भारत। बाल भारत जो इन्होंने लिखा है, इसमें क्या है, महाभारत के कथानक पर यह आधारित है। ये जो पूरा प्रकरण है इनका बाल भारत का, ये महाभारत के कथानक पर आधारित है। और इसमें कुछ मुद्दे, मतलब कुछ एक प्रकार से दृश्यों की चर्चा की गई है, जैसे द्रौपदी स्वयंवर और द्रौपदी चीरहरण जैसे दृश्यों की चर्चा इसमें की गई है। मतलब महाभारत के कुछ ऐसे कथानक हैं जिनकी चर्चा इसमें की गई है और उसका नाम रखा गया है बाल भारत। और एक इनकी और कृति है, नाम है कर्पूर मंजरी। जो कर्पूर मंजरी है, ये 4 अंकों का एक षट्टक नामक रूपक है। क्या है? 4 अंकों का षट्टक नामक रूपक है। और ये किसके समान है? ये रत्नावली के समान है। जिस प्रकार से रत्नावली कथा में चर्चा की गई है, उसी प्रकार से षट्टक नामक जो नाटक है, इसमें भी यही चर्चा की गई है जैसे रत्नावली में किया गया था। मतलब इसमें राजा चंडपाल और कर्पूर मंजरी के प्रणय कथा के बारे में बताया गया है। रत्नावली में भी ऐसे एक राजा और एक राजकुमारी की कथा के बारे में बताया गया था, तो उसी के समान इसमें राजा चंद्रपाल और कर्पूर मंजरी की प्रणय कथा के बारे में बताया गया है कर्पूर मंजरी में। फिर इन्होंने बाल रामायण लिखा। और बाल रामायण क्या है? बाल रामायण 10 अंकों का एक महानाटक है। इसमें राम कथा वर्णित की गई है। पूरी राम कथा को इन्होंने 10 अंकों में समाहित कर लिख दिया है। फिर इसके बाद इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या? विद्वस्वाल भंजिका। विद्वस्वाल भंजिका क्या है? ये 4 अंकों का एक नाटिका है, 4 अंकों की एक नाटिका है। नाम क्या है? विद्वस्वाल भंजिका। और जो विद्वस्वाल भंजिका है, इसमें भी ऐसा कथानक है जैसा कि रत्नावली में है। रत्नावली के समान ही इसमें भी एक कथानक की चर्चा की गई है। नाम क्या रखा गया है? विद्वस्वाल भंजिका।
फिर ये महत्वपूर्ण एक और याद रखिएगा, हरविलास। हरविलास क्या है? राजशेखर द्वारा रचित हरविलास क्या है? ये कवियों को अनुशासन शिक्षा की देता है। मतलब कवियों का अनुशासन कैसा होना चाहिए, उनका स्वयं का किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी हरविलास में दी है। किसने दिया है? राजशेखर ने। तो राजशेखर जो एक संस्कृत और प्राकृतिक भाषा के बेहतर कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे, उनके द्वारा 4 रचनाएं प्रमुख की गई। कौन कौन सी? काव्य मीमांसा, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, विद्वशाल भंजिका और हरविलास। ये कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। तो 6 रचनाएं इनकी प्रमुख हैं और इन रचनाओं में किस कथानक का वर्णन किया गया है, विषय वस्तु क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ राजशेखर के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी पहुँचा पाया हूँ। अब जो जानकारी बची हुई है वो आपको कहाँ पर मिलेगी? जब हम इतिहास का अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश राज्य विशेष के, जैसा हमने जिलेवार कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है, जिलेवार अध्ययन प्रारंभ कर दिया है, तो उसी में जब जब राजशेखर की चर्चा होगी तो इनसे संबंधित तथ्यों को वहाँ पर हम देखेंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, नए पॉइंट के साथ। तब तक इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।